बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। आप देख रहे हैं बॉटम लाइन। नाजरीन, सारी नज़रें यूएस और चाइना के ऊपर लगी हुई हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम चाइना में मौजूद हैं। सदर शी ने एक बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया सदर डोनाल्ड ट्रंप का। दोनों ही बड़ी ताकतें हैं दुनिया की, एक इस्टेब्लिश्ड पावर है और दूसरी ताकत अपनी जगह बना रही है। और एक लिहाज से ये दोनों मुल्क एक दूसरे के राइवल भी हैं, लेकिन एक दूसरे से अच्छे ताल्लुकात की ख्वाहिश भी रखते हैं। दोनों लीडरान ने इस चीज़ को रीट्रेट किया। यहाँ मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आपके आगे इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस का एक कॉन्सेप्ट रखूँ, एक टर्म जो यूज़ होती है बाय द नेम ऑफ थुसिडिडीज़ ट्रैप। ये टर्म कॉइन हुई 2012 के अंदर बाय अ प्रोफेसर ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जिनका नाम था ग्राहम एलिसन। इन्होंने इस टर्म को निकाला और ये टर्म बेस करती है ग्रीक हिस्टोरियन थुसिडिडीज़ के नाम पे, जिनके नाम पे ये ट्रैप है। थुसिडिडीज़ ने ये कॉन्सेप्ट दिया था इस हवाले से कि जब एथेंस एक बड़ी ताकत था और जो स्पार्टन्स थे वो एक राइजिंग पावर थे, अपनी जगह बना रहे थे, उनकी जंग इनएविटेबल थी। इसके ऊपर बेस करके उसने ये कॉन्सेप्ट दिया था जिसको कॉइन किया 2012 में ग्राहम एलिसन ने। और उसके बाद ये टर्म जो है इसके ऊपर काम भी शुरू हो गया, मशहूर भी हो गई। और इसकी प्राइमरी एग्जांपल मॉडर्न टाइम्स में यूएस और चाइना है। इसका मतलब ये है कि कभी कभी एक पावर जो इस्टेब्लिश्ड होती है और एक पावर जो राइजिंग होती है वो उसकी जगह लेने की कोशिश कर रही होती है इकनॉमिकली एंड मिलिटरीली, क्योंकि ज़ाहिर है आप दुनिया को लीड नहीं कर सकते जब तक आप इकनॉमिकली एंड मिलिटरीली पूरी दुनिया पे अपना इन्फ्लुएंस ना रखते हो, जो कि यूएस का है। और चाइना का भी ये इन्फ्लुएंस बहुत हद तक बढ़ चुका है। तो चाइना वो ताकत है जिसने यूएस को रिप्लेस करना है। और इन दोनों की वॉर जो है वो इस थेरी के मुताबिक या इस थुसिडिडीज़ ट्रैप के मुताबिक इनएविटेबल है, चाहे वो जंग ना भी करना चाहें तब भी, क्योंकि कभी कभी स्ट्रक्चरल प्रेशर ऐसी ताकतों को उस मकाम पे ले आता है जहां पे उनकी जंग इनएविटेबल हो जाती है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट दैट आई हैव जस्ट शेयर्ड विद यू। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये दोनों मुल्क भी इसी हमें दायरे के अंदर नज़र आते हैं जिसमें एक दूसरे से लड़ना भी नहीं चाहते, खैर सगाली भी कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ ने होना है तो उसकी इनएविटेबिलिटी को भी रद्द नहीं किया जा सकता। इसकी प्रीवियस एग्जांपल्स में हम देखते हैं जर्मनी चैलेंजिंग द स्टेटस ऑफ यूके एंड फ्रांस इन वर्ल्ड वॉर II, और दूसरा मैंने एथेंस और स्पार्टा का जिक्र आपसे कर दिया। क्लासिकल टाइम्स में और मॉडर्न टाइम्स में चाइना और यूएस वो दोनों मुल्क हैं जो इस ट्रैप के अंदर फंसते नज़र आते हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एक ऐसी ही चीज़ मेरे जहन में आई, मैंने कहा आपके साथ ये कॉन्सेप्ट IR का मैं शेयर कर दूं। हम डिस्कस करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर यूएस चाइना रिलेशन, ये दौरा जो हो रहा है इसमें से क्या निकलेगा, क्योंकि टेंपल ऑफ हेवन का विज़िट करवाया सदर शी ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को। उसके बाद पीपल्स रिपब्लिक हॉल में भी बड़ा उनको विज़िट करवाया गया। एंड देन ताइवान के इशू के ऊपर भी बात हुई जो कि चाइनीज़ कंसर्न है। ज़ाहिर है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के ऊपर भी दोनों मुल्कों ने ये इंडिया ज़ाहिर किया कि उसको खुला होना चाहिए। सो हमें फ़िलहाल कोई बड़ी फ्रिक्शन नज़र नहीं आती दोनों के दरमियान। अपने एक्सपर्ट्स को शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में और उनसे डिस्कस करेंगे कि मामला किस तरफ जा रहा है। फिर ईरान ने भी ब्रिक्स को अटेंड किया है, उसकी समिट को, वहाँ पे भी कुछ बयानात हुए हैं और ईरान का वैसे भी ओवरऑल स्टांस जो है वो भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर। थोड़ी सी रीजनल जो डेवलपमेंट्स हैं रिगार्डिंग पाकिस्तान वो भी देखेंगे विज़ावी अफ़गानिस्तान, इन सब पे बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है रज़ा बशीर तारड़ साहब ने, एक्स एम्बेसडर हैं, और इनके साथ होंगे वाइस एडमिरल सईद ख़ान साहब। दोनों ही मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। रज़ा बशीर साहब, ये फरमाइएगा कि बड़ा अहम दौरा चल रहा है सदर ट्रंप का चाइना का, और ज़ाहिर है पूरी दुनिया की नज़रें इस दौरे पे लगी हुई हैं। मैंने अपने इंट्रो के अंदर कुछ थुसिडिडीज़ ट्रैप का जिक्र किया जिसमें एक राइजिंग पावर एक इस्टेब्लिश्ड पावर को थ्रेटन करती है, और कई दफ़ा दोनों मुल्क लड़ना नहीं चाहते लेकिन दे एंड अप फाइटिंग ईच अदर ड्यू टू स्ट्रक्चरल प्रेशर। तो यूएस का भी और चाइना का भी मॉडर्न टाइम्स में कुछ ऐसा ही हाल लगता है कि फ़िलहाल तो खैर सगाली के जज्बे और आपस में कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं दोनों ही मुल्क, और बड़ी अच्छी खबरें भी आ रही हैं।
एंड दे वांट टू पीसफुली को एग्जिस्ट, बट हमारी जो पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस के सब्जेक्ट हैं वो शायद इस चीज़ को ज़ाहिर है उसके अंदर कोई एग्जांपल ऐसी अब तक मिली नहीं कि एक पावर ने दूसरी से रिप्लेस होना हो और इकोनॉमिकली और मिलिटरीली एक पावर ने दूसरी को चैलेंज करना हो तो पीसफुल ट्रांजिशन हो जाए। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ थी, तो अपने नाजरीन के साथ शेयर की, इस पर भी कमेंट करें और इस पर भी कमेंट करें कि जो मसला चल रहा है रीजन के अंदर, एक यूएस की ईरान के साथ जंग चल रही है, इस विज़िट के तनाजुर में और जो कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ शेयर किया इसके तनाजुर में आप सारी सिचुएशन को कैसे देखते हैं? वालेकुम अस्सलाम। ये बड़ा आपने एप्ट एग्जांपल दिया है, वो जो आपने जिक्र किया है जी, द प्रोवर्बियल Thucydides ट्रैप का। जी, when one hegemon is facing एक तनाजुरी की तरफ एक बिल्कुल बड़ी ताकत जा रही है, जी, एक प्रेशर आता है। अब इसमें जो गौरतलब बात है, देखिए ये जो मामला है इसकी ये कसीरुल जहती मामला है, ठीक है। और ये अब देखें हम कबल अज़ मसीह के दौर में तो नहीं रह रहे कि एक ताकत है जो बहुत बड़ी ताकत है, फिर उसको एक चैलेंज मिल रहा है, फिर उसके ऊपर प्रेशर है कि इसका कुछ करो। अभी ये है कि डायमेंशंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपने जवाब देना, ये वो दौर नहीं है कि एक बादशाह ने फौज कशी कर दी, जी, आधे मुल्क को मरवा दिया, कुछ गुलाम बन गए और फिर वो अपनी अपनी कब्रों में चले गए। अब मामला एक सर्वाइवल का भी है, अप्रोच है ना जी। तो अब ये है कि जो इसमें देखने वाली चीज़ है कि दोनों तरफ से क्या फलसफे चल रहे हैं। जी, अमेरिका में जाहिर है, अमेरिका के ऊपर प्रेशर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो एक अंदर से होता है ना, एक मुख्तलिफ इदारों का एक दबाव होता है जी। अब उसमें एक थिंकिंग ये है कि जी अभी तो चीन जो है ताकतवर है, लेकिन शायद इतना नहीं है, तो क्यों ना अभी इनके साथ निमट लिया जाए, बिल्कुल इससे पहले कि वो बिल्कुल ही जो है ना नाकाबिले तस्कील हो जाए। लेकिन इसमें फिर ये भी है कि जो लोग इन मामलात के साथ डील करते हैं, जो पूरा एक एनालिसिस होता है, गेम थ्योरी भी इन्वॉल्व होती है, वॉर गेमिंग होती है, सिनेरियो आप बिल्ड करते हैं और फिर आप एक ज़ाहिर कैलकुलेटेड मूव है, क्योंकि स्टेक्स बहुत हाई हैं। इसमें देखिए ना कि जो इनके जो आर्सेनल्स हैं, जो असलहा है, वो आप ऐसे ही वो उसको आतिशबाजी के तौर पर नहीं चला सकते। बिल्कुल ठीक। तो अब वो कैलकुलेशन ये है कि जी हमें मिलेगा क्या, क्लॉज़विट्ज़ियन प्रिंसिपल भी है ना कि जी जो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैंने जंग में से निकालना क्या। अच्छा, अब जंग में से निकालने की जो बात है, तो अगर एक चीज़ जो है ना, जो वो क्या कहते हैं, कागज़ पे बहुत ही मुमकिन लगती है, वो बाज़ दफ़ा असली जो ज़िंदगी में उस तरह से नहीं निकलती। अब अगर देखा जाए तो और लेकिन एक चीज़ मैं कहता चलूँ कि जो एक अप्रोच का फ़र्क है, जैसे चीन ने चाइना की है जी पीसफुल राइज, उनका सबसे बड़ा जो चैलेंज था व्हेन दे एम्बार्क्ड अपॉन द जर्नी ऑफ डेवलपमेंट, वो ये था कि हमने अपनी जो आबादी है, जो हमारे लोग हैं, इनको गुर्बत में से कैसे निकालना है, बिल्कुल इनका जो है ना मेयार ज़िंदगी कैसे बेहतर बनाना। और ये ज़हन में रखना चाहिए कि चीन जब शुरू हुआ तो वो तीसरी दुनिया का, चले अब तो ये टर्म नहीं यूज़ होती, लेकिन ये एक पसमानदा टाइप मतलब मुल्क समझा जाता है जी। अमेरिका ज़ाहिर है उरूज पे था, अभी भी कोई ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही कोई ख़त्म हो गया। तो उनका ये चैलेंज था कि जी, और उसमें ये भी है कि भाई एक स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट कह लें कि भाई हम किसी ऐसे मामले में ना पड़े कि जिसकी वजह से अगर हम पे हमला होता है तो हमारी जो किए किराए पे पानी फिर जाए। जी, ज़ाहिर डेवलपमेंट विल बी स्टेप सेट बैक। जी। तो अब उसमें ये है कि लेकिन अभी जो आई एम श्योर अमेरिका ने देखा भी है, तो वो ये है कि जो एक बहुत से मफरूज़े थे, मसलन एक बहुत बड़ा मफरूज़ा ये था, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने ये सोचा कि ये जो हिंदुस्तान की जादुई छड़ी हमारे पास आ गई है, तो हमारे मसले हल हो गए जहाँ तक चीन का सवाल। जी। तो अब वो खली भी खुल गई जब हिंदुस्तान ने अपने आप को बेबस पाया पाकिस्तान के सामने, जिसको बड़ा अंडर एस्टिमेट करते थे और पोर्ट्रे करते थे कि पाकिस्तान की कोई वक़्त नहीं है। और मुख्तलिफ आपने उनकी तकरीरें और उनकी वो तमाम तंज़िया
जुमले सुने ही होंगे जी मोदी साहब के और उनके हवारियों के। बिल्कुल तो वो बहुत बड़ा उनको एक झटका लगा, तो सारी कैलकुलेशन जो है वो डिस्टर्ब हो गई। इट वाज लाइक अ बैक टू द ड्राइंग बोर्ड मोमेंट। बिल्कुल वेस्ट में भी लोगों ने कहा कि भाई ये तो बड़ा काम खराब है, अब मतलब है कि क्या किया जाए, क्योंकि जाहिर है एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट है। अब ये को लोगों को खुद कुछ बम्बार तो नहीं है ना सारे कि चलो जी दवाई फेर दो और ये कर दो और वो कर दो। तो उसमें ये है कि वो फिजिबल नहीं है। अब ये जो है ना कि अब जहां तक तनाजुली का सवाल है तो उसमें एक और भी चीज काबिल गौर है। जी देखें अमेरिका जो है, अमेरिका बहुत बड़ा मुल्क है, अमेरिका के पास बड़ी ताकत है और उसके अंदर एक सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म भी है। जी और वो ये है कि ट्रंप साहब जो है वो कभी ना कभी रुखसत हो जाए। वो कोई बादशाह नहीं बन गए पूरी जिंदगी के लिए। बिल्कुल तो ये भी एक सेविंग ग्रेस है। अगर वो बहुत काम खराब होता है तो चलो कल को उसको मतलब है करेक्ट भी किया जा सकता है। जी और उसके अलावा उनके पास तालीमी इदारे और फिर रिसर्च की फैसिलिटीज, और आप देखें ना जो भी कटिंग एज रिसर्च है वो कहाँ से आती है। कोई भी जो बड़ा एल्गोरिदम है वो कहाँ लिखा गया है? अमेरिका में लिखा गया है। कोई बड़ी टेक्नोलॉजी, ये जो भी आप देख रहे हैं दुनिया में जो मामलात है वेल्थ क्रिएशन की जिस तरह से एक्सेलरेट हुई है और जितनी अनप्रेसिडेंटेड वेल्थ है दुनिया में, अमेरिका का बहुत हिस्सा है उसमें। जी जाहिर है चीन को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। चाइना ने बड़ा अच्छा कैचअप किया है और उन्होंने मामलात को बड़ा समझा है और उनको और वो हल भी करने की कोशिश कर रहे हैं तमाम तर जी पाबंदियां। मैं जापान में मैंने सर्व किया है सफीर के तौर पे, मैंने वहाँ थोड़ा सा फर्स्ट हैंड देखा है। जी तो वो है कि जी चीन को ये डिनाई करो वो डिनाई करो, लेकिन ये है कि उन्होंने इस चीज को, एक होता है ना कि दे हैव ओवरकम दिस। तो उनको बिल्कुल आप मतलब अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक तो चाइना के लिए मैं समझता हूँ कि ग्रजिंग रिस्पेक्ट भी है वेस्ट में। ये नहीं कि वो बड़े खुश हैं, एक जी एंटी ओरिएंटलिज्म है ना जी। जो भी व्हाइट मैंस क्लब में घुसने की कोशिश करता है, पहले जापान पे ये दौर आया, आपने देखा होगा एक वक्त था कि वो अमरीकी बड़ा कंडेम करते थे जापान को कि ये जो मैदान जंग में नहीं कर सके अब ये इकोनॉमी में करना चाहते हैं। फिर चले वो उनका और मसाइल शुरू हो गए। तो और ये भारत के साथ भी होगा। एक मिसाल है जैसे इंडिया का एक है ना ख्वाब कि हम जी को बहुत बड़ी ताकत बन जाएंगे, तो ये बन भी जाएंगे तो उस वक्त भी वेस्ट फिर कोई वो खुश नहीं होगा, शादियाने नहीं बजाएगा। जी चीन का भी यही मामला है। चीन के बिल्कुल बारे में ये था कि जी इतनी बड़ी आबादी है और कोई इनका सर पैर नहीं है, तो उन्होंने जी सबको हैरान कर दिया। अभी भी बिल्कुल देखे ना जो ग्लिम्पसेस हमें मिली हैं जब ट्रम्प साहब वहां पे उतरे हैं फिर वो एयरपोर्ट से जा रहे हैं, जी तो एक वाइब है, एक पता चलता है कि भी देयर इज अ लॉट ऑफ वर्व एंड पोटेंशियल एंड वेल्थ राइट और टेक्नोलॉजी को समझना और ये जो सारी चीजें हैं। बिल्कुल तो ये तमाम चीजें जो हैं जी बिल्कुल दुनिया को नजर आ रही हैं। जी और इसमें बस अब उम्मीद ये है कि ये मामलात आउट ऑफ हैंड ना हो, मेरे ख्याल में होंगे भी नहीं। ज़ाहिर है एक साथ साथ रिकैलिब्रेशन चल रही होती है ना। बिल्कुल ठीक बिल्कुल अच्छा, ठीक अब आगे जो खिते खिते की बात है तो उसमें आपने देखा कि बहुत सारी ख्वाहिशात और अंदाजे हमने सुने। जी बाज़ लोगों ने जज्बातियत में ये भी कहा कि जी बस अब चीन जो है वो जी रज़ा साहब इसकी तरफ आएंगे। नाज़रीन गुफ्तगू का सिलसिला जारी है लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ वाइस एडमिरल सईद खान साहब भी हैं। कुछ लूँगा सईद खान साहब, वेलकम टू द शो सर। और हम डिस्कस कर रहे हैं चाइना का ने जो रिसीव किया यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, विज़िट चल रहा है और आहिस्ता आहिस्ता स्टेटमेंट्स हमारे सामने आ रही हैं। बड़ा अहम दौरा है। एक तो इस दौरे के ऊपर भी कमेंट कर दें आप इसको किस तरह देखते हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान ने टेस्ट फायर किया है फतह 4 क्रूज़ मिसाइल और पाकिस्तान के लिए तो बड़े फ़ख्र की बात है, तो इसके ऊपर भी काइंडली आप कमेंट करें प्लीज़। जी, बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए। और यकीनी तौर पे मैं सुन रहा था कमेंट्स हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनके भी, जी तो मैं उनसे एग्री करूंगा कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसको अच्छे पैराए में ये बात की कि इस वक्त जो दो बड़ी दुनिया की इकोनॉमीज हैं जिसका कि हुजम तकरीबन 45% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी बनता है, जी तो वो जब आपस में बैठेंगी तो जाहिर बात है उनकी जो बातचीत है वो अभी ग्लोबल स्टेबलाइजेशन की तरफ ज़्यादा बात करेंगे और आपस में जो उनका गिव एंड टेक है वो ज़्यादा से ज़्यादा
जो ग्लोबल सप्लाई चेन की डिसरप्शन हुई है उसके बारे में, और उसमें ज़ाहिर बात है ईरान का जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का एक रोल है वो भी बीच में बातचीत में आएगा। जी अगरचे जाने से पहले ट्रंप की मार्को रूबियो ने कहा था कि हम, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद भी कहा था कि हम चाइना की हेल्प लेने नहीं जा रहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने के लिए। जी लेकिन ये पॉइंट आज की जो गुफ्तगू है उसमें ये इमर्ज होके आया है कि इसके ऊपर बातचीत ज़रूर हुई है। जी इसी तरीके से जो ट्रंप की पब्लिक पॉलिसी है विच इज़ रिलेटेड टू ताइवान, उसके ऊपर भी बातचीत है, और उसमें जो बातचीत अभी सामने आ रही है वो ये है कि उस पे चाइना ने अपनी तकरीबन इसको रेड लाइन करार दिया है कि बिल्कुल इसके जी ऊपर कोई बात उस तरीके से नहीं होगी, और अगर इसमें जो यूएस की अगर इसमें कोई मेडलिंग होती है या इसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो वो यकीनी तौर पे ये बहुत बड़ा एक डिसरप्शन होगी इसके हवाले से। इसके अलावा ट्रेड है, ट्रेड के बाद इन्होंने टैरिफ्स हैं, जो सैंक्शंस हैं, इन सारी चीज़ों पे बातचीत हो रही है। जी और जो ऑप्टिकल उसकी वैल्यू सबसे अच्छी ये है कि इसमें चूंकि अमेरिका ने अपने साथ जो है 30 तकरीबन टॉप टेक जायंट्स वगैरह साथ लेके गए हुए हैं, जिसमें बोइंग के भी हैं, जिसमें टेस्ला है, जी और इसी तरीके से बड़े बड़े हैं। तो उस हवाले से मेरे ख्याल में जो इनकी आपस में लास्ट ईयर सैंक्शंस की वजह से जो 20% रिडक्शन हुआ था जी बायलैटरल ट्रेड में, जी उसके अंदर ये बहुत बड़ा एलिमेंट होगा कि उसको दोबारा रिवाइव किया जाए। उसमें एक इनकी सजेशन ये भी थी कि बोर्ड ऑफ ट्रेड बनाया जाए ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान जो पॉलिसी लेवल की और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इमर्ज करती हैं, तो वो ताकि उसको एक बेहतर तरीके से फोकस्ड अंदाज में उसको देखा जा सके। जी तो मेरे ख्याल में तो ये अभी तक की जो खबरें हैं उसके हवाले से बड़ी अच्छी वाइब्स हैं। और जी सईद साहब, मुझे इजाज़त दीजिएगा, टेंपल ऑफ हेवन के विज़िट के बाद कुछ जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने सवाल किया जब सदर डोनाल्ड ट्रंप से ताइवान के इशू के बारे में, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन लेटर ऑन ये पता चला कि इसको टेकअप करेंगे। तो चाइना के लिए तो बड़ा अहम है, और अमेरिका का आपको पता है इसके अंदर रोल पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी के हवाले से उसका अलमबरदार बन के दबे हुए मुल्कों के पीछे सपोर्ट देने का अमेरिका का एक बड़ा किरदार है, और चाइना के लिए वो बहुत बड़ा इरिटेंट है। तो आपको क्या लगता है कि इसके ऊपर अमेरिकन सपोर्ट मिलेगी, और शायद ईरान के इशू पे चाइनीज़ सपोर्ट दरकार होगी यूएस को, क्योंकि फंसे नज़र आते हैं, ज़ाहिर है पोजीशन ऑफ प्रोमिनेंस से बोलना चाहते हैं, और बोले भी बिफोर द इनिशिएशन ऑफ दिस विजिट व्हेन ही वाज लीविंग फ्रॉम द यूएस ही सेड वी डोंट नीड द चाइनीज़ सपोर्ट, बट डेफिनेटली एज यू हैव जस्ट मेंशन्ड के उसकी बात हुई है। तो कैसे देखते हैं आप इन दो चीज़ों के ऊपर, क्या ये दो बड़े मुल्क एक दूसरे की बैक स्क्रैच करेंगे? देखिए, बड़े मुल्कों में यकीनी तौर पे इस तरह के मसाइल पे गिव एंड टेक तो होता है, लेकिन जो इसमें स्टेटेड पॉलिसी अमेरिका की रही है वो है वन चाइना पॉलिसी, और उसके ऊपर कारबंद रहे हैं। लेकिन जो लास्ट टाइम जब प्रेसिडेंट ट्रंप आए तो उन्होंने वन चाइना पॉलिसी पे थोड़ा सा लेलो नहार किया, और उसके अंदर एक चीज़ उन्होंने ऐड की थी, वो ये थी कि अगर चाइना ने बाय फोर्स ताइवान को लेने की कोशिश की तो उस पे अमेरिका रिएक्ट करेगा। तो ये वाली बात अभी भी रेजोनेट कर रही है कि अगर तो चाइना इसके बगैर मिलिट्री पावर के डेमोक्रेटिक वे में इसको एनेक्स करता है तो वो एक डिफरेंट उसका पैटर्न होगा। लेकिन अगर चाइना ने इसमें इस्तेमाल की मिलिट्री पावर, तो उसमें अभी तक मेरे ख्याल में इस चीज़ के ऊपर स्टैंस में चेंजिंग नहीं आई है। तो ये आपकी बात सही है कि ये एक इरिटेंट के तौर पे है, और मेरे ख्याल में जैसे आपने कहा कि बार्गेनिंग पोजीशंस जैसी बेहतर होती हैं तो ये एक दूसरे से इस पे शायद ये बातचीत इनकी होगी। बिल्कुल। सर, वो पाकिस्तान ने जो टेस्ट फायर किया है फतह 4, उस पर प्लीज़ आपका कमेंट चाहिए, वो प्लीज़ छोटा सा एक कमेंट कर दें, फिर रजा साहब की तरफ से। जी, ये फतह 4 का जो है ये एक सीरीज है जो कि फतह 1, 2, 3 और उसके बाद अभी 4 की तरफ क्रूज मिसाइल्स हैं। जी 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 इट्स अ क्रूज मिसाइल, लॉन्ग रेंज है माशाल्लाह, और उस हवाले से ये इसके टर्मिनल फेजेस के ऊपर भी इसकी काफ़ी मैन्यूवरेबिलिटी बढ़ जाती है। तो उससे ये है कि इसकी जो सर्वाइवेबिलिटी रेट बहुत हाई है, और इसका जो CEP कहलाता है, जो सेंटर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी है, जी,
जो ये हिट करता है टारगेट को, तो वो भी बहुत ही प्रिसिशन बहुत है क्लोज होता है। जी बिल्कुल ठीक उसकी प्रिसिशन बहुत ज्यादा है। जी तो ये बेसिकली तो देखें, ड्यूरिंग द वॉर तो जो चीज होती है, लेकिन इंट्रा वॉर के अंदर जो डिटरेंस को जो चीज यानी वॉर को होने से रोकती है, वो जाहिर बात है आपकी प्रिपेयर्डनेस होती है। बिल्कुल ठीक तो अभी हमारी जो प्रिपेयर्डनेस है वो माशाल्लाह उस लेवल पे है कि अभी जिस तरीके से कुछ हमने अभी जो मार्का हक को हमने मनाया, और उसमें ऑपरेशन बयानुल मरसूस के बारे में बहुत ज़्यादा हमने उसको ग्लोरीफाई किया, और जी राइटली सो। तो उसको आई थिंक इसके तनाजुर में देखने की ज़रूरत है कि अभी वो जो दो 20-25 साल का एक रिपीटेटिव साइकिल चल रहा था इंडिया की तरफ से, जी जिसमें कि हर 5-6 साल के बाद कोई एक ऐसा स्टेज मैनेज वो कर लेते थे, और उसके बाद पाकिस्तान को ब्लेम करके उसके बाद ये एक झड़प की तरफ आ जाते थे। तो वो सारा सिलसिला अब बिल्कुल मेरे ख्याल में तो बिल्कुल ब्लॉक हो गया, उसको बंद कर दिया गया है। जी तो उसके अंदर अभी इस तरह के मिसाइल्स की एडिशन जो है, ये भी एक ऐसा एक डिटरेंस है जो अक्रॉस द बॉर्डर एक बहुत बड़े मैसेज है कि अब इससे ज्यादा नुकसानात हो सकते हैं अगर इस तरह की कोई हिम्मत करने की कोशिश की गई तो। आपका पॉइंट आ गया, थैंक यू। हमारे साथ ही रहें। ये बताएं रज़ा बशीर साहब के स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के ऊपर दोनों ही अमेरिका और चाइना ने ये कह दिया है कि इसको खुलना पड़ेगा, यानी इसको खुलना चाहिए, इस पर कंसेंसस है। ये बड़ी अहम चीज़ है। और आपको क्या लगता है ईरान को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं चाइनीज़, अगर इनकी फाइनल जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है आफ्टर दिस विज़िट, अगर उसके अंदर ये चीज़ डिक्लेयर कर दें दोनों मुल्क के इसको अब खोला जाए, क्योंकि जाहिर है दुनिया तो इफ़ेक्ट हो रही है इससे, और ईरान के लिए भी एट द सेम टाइम ये बड़ा एक क्रिटिकल चीज़ है। जाहिर है उनके पास न्यूक्लियर वेपन तो नहीं है, लेकिन उनका न्यूक्लियर वेपन यही है, और इसी के ऊपर वो सारी की सारी अपनी जो उन्होंने पोजीशन एडवांटेज वाली ली है वो इसी स्ट्रेट को कंट्रोल करने से बनाई है, बिकॉज द वर्ल्ड इज़ थ्रेटन्ड। एंड जो तेल की तरसील है आप बेहतर जानते हैं, उसके ऊपर ईरान को सब यही कह रहे हैं कि इसको खोलें। यूरोप भी पहले स्टेटमेंट्स दे रहा था कि बातचीत के ज़रिए हम हिस्सा नहीं बनते इस जंग का, और अब वो भी कह रहे हैं कि हम लेके आते हैं अपने अपने जहाज़ और अमेरिका को सपोर्ट करते हैं। तो अब कैसे देखते हैं आप इस सिचुएशन को? चाइना मना पाएगा ईरान को? कुछ फ्लेक्सिबिलिटी ईरान दिखाएगा? क्या बनेगी सिचुएशन? जी बिल्कुल, चाइना की कामयाबी के बहुत कभी इम्कानात हैं जी। चाइना के बड़े गहरे मरासिम हैं ईरान के साथ। जी। चाइना ने ये साबित किया है कि वो जिन मुल्कों के साथ उनकी दोस्ती है उनको वो दबाने में और उनके ऊपर प्रेशर डालने में जी। बिलीव नहीं करते। तो उनकी एक साख है जी। और फिर ये है कि बातचीत में भी बिलीव करते हैं, ये नहीं कि अगर उनकी बात नहीं मानेंगे तो दावा बोल दिया। जी। तो बिल्कुल असर होगा जी। देखिए ना, इससे पहले भी जब ये हम इस सस्पेंस में सारी दुनिया बैठी थी और एक ट्वीट आती थी और फिर मामलात ऊपर जाते थे फिर नीचे आ जाते, तो उसमें सेंट्रल बात क्या थी? ज़ाहिर है ईरानी ये दावा कर रहे थे कि जी हमने दांत खट्टे कर दिए, जी। उधर से ट्रंप साहब कह रहे थे कि हमने मीडिया मेट कर दिया। तो फिर वो प्लेइंग टू द गैलरी, सोशल मीडिया के जो अपनी सेंसिटिविटीज होती हैं उनको देखते हुए, तो दोनों ममालिक ये नहीं चाहते थे कि उनको देखा जाए कि जी ये तो बिल्कुल ही जो है ना कैपिचुलेट कर दें। जी। और मैंने एक आधे प्रोग्राम में ये अर्ज किया था कि अगर ये मामला आप दुनिया को इस अजाब से निकालना चाहते हैं तो बेहतर है कि थोड़ा अपने अंगूठों को रेस्ट दें और ये ट्वीट्स वगैरह पे वो ज़्यादा इन्हिसार करने के बजाय जी। एक जो सीरियस किस्म की सिफारत करी है। जी, ईरान ने भी इसी तरफ इशारा किया कि ये जो बयानबाजी है ये बड़ा हर्ट कर रही है पूरे प्रोसेस को। जी 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 जी। और फिर ये मैंने ये भी अर्ज की थी कि मेरा एक ऐसे अंदाजा था कि ट्रंप साहब जब चीन में होंगे, अब अगर चीन से कोई ऐलान आता है जी। तो देखिए ना, उसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं एज अ ग्रेट पावर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है ना, कि जी दो बड़े ममालिक हैं और उन्होंने मिलजुल के ये एक एग्रीमेंट किया है जी। और उसकी फिर इन्फोर्सेबिलिटी भी बढ़ जाती है। ये मैं ज़हन में रखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये ऐसे नहीं है कि ईरान के अच्छा जी हम उनकी भी नहीं मानते, उनकी भी नहीं, वो तो फिर एक एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट वाली बात नहीं हो। दुरुस्त। तो वो हो जाएगा। अब जाहिर है वो जो गारंटीज मांग रहे हैं तो उसमें जाहिर है फिर चीन का कोई अमल दखल हो सकता है कि जी अच्छा हाउ टू ट्रांसपोर्ट द यूरेनियम आउट ऑफ ईरान, जो मोटी मोटी बातें हैं। बिल्कुल।
बाकी ये है कि जो डिसरप्शन, क्योंकि ये देखें डिसरप्शन ऑफ कॉमर्स जो है ना, ये बहुत बड़ा इशू है जी। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को मजाक नहीं है जी बिल्कुल, इस पे तो सर्वाइवल की बात आ गई जी बहुत सारे मुल्कों जी की। जी जी। तो वो ये ना कि ईरान जज्बे में उनको पूरे हम नंबर देते हैं, माशाल्लाह बड़े वो रेजिलियंस बहुत अच्छी, जी बिल्कुल रेजिलियंस बहुत है। लेकिन मसला ये है कि ये भी दानिशमंदी नहीं है कि आप पूरी दुनिया को ही अपने खिलाफ कर लें, बिल्कुल, और जो आपके दोस्त हैं वो भी नालाम हो जाएं कि भी अब, क्योंकि सर्वाइवल का मसला बन रहा है ना जी। खबरें आ रही हैं कि जी अब जापान से आज इंडिकेशन के उनके यहाँ फ्यूल शॉर्टेज जो है वो ऐसा पैदा हो रही है। दैट्स अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन, बहुत उनकी हैवी रिलायंस है। अच्छा, उसके अलावा फिर बाकी ममालिक भी जो है ना वो बड़े मसले में है जी। और पाकिस्तान के अपने ऊपर आप देख रहे हैं ना कि तेल की कीमत कहाँ से कहाँ पहुँच गई है जी। अगला स्टेप जो है वो शॉर्टेज होगा जी बिल्कुल। हाँ, तो फिर वो एक आपके खिलाफ एक अवर्जन आ जाती है ना कि जिन्होंने क्या मुसीबत डाली है दुनिया को। अच्छा, एक और भी मैं बताता चलूं कि अभी कुछ देर पहले एक न्यूयॉर्क पोस्ट की खबर थी कि उनके एनर्जी सेक्रेटरी ने कहा है अमेरिका के कि जी ईरान इज फ्राइटनिंगली क्लोज टू अ न्यूक्लियर वेपन। मतलब उन्होंने कहा कि जी ये जो 0 से 60% तक पहुंचना जो है वो ज्यादा मुश्किल है और 60 से 90 पे जाना इतना मुश्किल नहीं जी। तकरीबन विद इन अ मंथ दे कैन डू इट, यस, अ फ्यू वीक्स चाहिए। ये भी है ना कि हाँ, वो ये भी बता रहे हैं कि प्री टेक्स्ट हमारे पास तैयार है जी, आप नहीं मानते तो चलो वो भी हो सकता है बिल्कुल। अब उसमें ये है कि मैं ये नहीं कह रहा, खुदा न खास्ता मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान की जो बिल्कुल कमर टूट जाएगी है वो जी। लेकिन ये है कि ईरानी हुकूमत को भी बहरहाल अपने लोगों पे अब तरस खाना चाहिए, क्योंकि बहुत काफी उन्होंने सफर कर लिया, जैसा हमारे अफगान भाई हैं। बिल्कुल, देखिए ना जी, हमारी इन आवर लाइफ टाइम, मैं स्टूडेंट था, आप उस वक्त शायद मे बी यू वर्नट बॉर्न, तो हम यही देख रहे हैं कि दोनों ममालिक जो है वो अपने वो सब पार उनका जो पोटेंशियल है उससे कहीं नीचे वो सफर कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से। तो अब मतलब टाइम है कि चलो आगे चला जाए, क्योंकि हरबी अप्रोच से तो कुछ हल नहीं हो रहा है ना। चले, रेपुटेशन बन गई, अफगानों ने भी कहा जी हम कब्रिस्तान बना देते हैं यू नो सल्तनतों का, ईरान ने भी कहा हम बड़े जनाब जी। वो दावे तो आपको पता है, ये तो जाहिर है अपना मोराल बुलंद करने के लिए जी जी आबादी का भी ख्याल रखना। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे ये चलेगा, क्योंकि चारा नहीं है ना। देखिए चीन के लिए भी एक प्रेजेंट सिचुएशन नहीं है, ठीक है उन्होंने ईवी वगैरह बड़े डेवलप कर लिए सारा कुछ, लेकिन तेल की डिस्ट्रप्शन जो है उनके लिए भी अच्छी नहीं है। इसमें मैं एक और भी बात अर्ज करता चलूं कि इसमें ये जो है ना कि यूक्रेन के ऊपर भी ब्रेक थ्रू शायद आसान हो जाएगा जी। ज़ाहिर क्विड प्रो क्वो है बिल्कुल, ठीक है। अगर अमेरिका को वो इससे एक्सट्रिकेट कर रहे हैं मिलजुल के दलदल से जी, तो जाहिर है फिर उन्होंने खुद भी होना है। ये तो नहीं ना कि यूक्रेन वाला मामला जो हमेशा के लिए चलता रहेगा। बेहतर जी, एट द एंड ऑफ द डे अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स ये इंशाल्लाह होपफुली अटेन करेंगे जी, एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म। मे बी द वर्ल्ड कैन हीव अ साई ऑफ रिलीफ। और दूसरा ये जो एक और भी बात है कि ये जो बिलियनर्स वगैरह साथ आए हैं ना जी, उनका अपना भी वो शिकंजे में है, क्योंकि जब इन्होंने कहा ना जी कि इनको चिप्स वगैरह नहीं देने, इनका कारोबार नहीं करना, बिल्कुल, तो इंटेल पोस्टेड अ ह्यूज लॉस जी, क्योंकि जो वो अमेरिकी जो कंपनीज है उनका बड़ा दारोमदार है चीन के ऊपर। बिल्कुल ऐसे, they don't have any place else to sell it। वो इजराइल छोटा सा, तो वो सारे उनके चिप्स नहीं खरीद सकता जी। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो मसला ये है कि सबका एवरीबॉडी स्टैंड्स टू गेन जी, ये खून खराबे में कुछ भी नहीं रखा। और दूसरा आप देख रहे हैं कि जो और मामलात हैं, हंटा वायरस कभी आ रहा है कभी कुछ आ रहा है, उसकी फिक्र ज्यादा करनी चाहिए जी, मौसमियाती तगय्युर की फिक्र ज्यादा करनी चाहिए, रियल इश्यूज की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल सर, आपका पॉइंट आ गया सर, लेवल ही हमें बहा के ले जी जी सर, आपका पॉइंट आ गया। साथ ही रहे हमारे नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, लेकिन हमें लेना है एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सईद साहब, ये फरमाइएगा कि ईरान ने ये जो ब्रिक्स समिट अटेंड किया है, इसके अंदर ईरान ने बड़ा अर्ज किया है ब्रिक्स के मेंबर्स को कि इंटरनेशनल लॉ की जो वायलेशंस हैं उसके ऊपर जो है उसको चैलेंज करें। तो आपको क्या लगता है कि कितना मुश्किल होगा हिंदुस्तान जैसे मुल्क के लिए इस टाइम पे ऐसी पॉलिसी जिसकी ईरान डिमांड कर रहा है, और साउथ अफ्रीका और रशिया तो खैर कह ही चुका है, लेकिन
स्पेसिफिकली हिंदुस्तान के लिए कितना मुश्किल होगा टू एंटरटेन दिस रिक्वेस्ट फ्राम द इरानियन फॉरेन मिनिस्टर टू कंडेम वॉट एवर इज़ गोइंग ऑन, और इंटरनेशनल लॉ की जो वायलेशन है। इंडियंस फंस नहीं गए इस का जवाब दें तब भी फंसते हैं और नहीं देते तब भी फंसते हैं। आप कैसे देखते हैं सिचुएशन? जी, मेरे ख्याल में तो देखें, इंडिया हमेशा से एक ऐसी पॉलिसी पे चलता है कि जो कि इंटरनेशनल लॉज की जो सिंक्रोनाइजेशन नहीं होती उसकी। अभी भी जब ईरान की वॉर स्टार्ट होनी थी तो उससे एक दो दिन पहले प्रेसिडेंट मोदी जो है वो इजराइल चले गए। तो एक्चुअली देखें तो वहीं से सारा ये सिलसिला शुरू हुआ। तो ये वॉर वाज अनडिक्लेयर्ड वॉर, इसमें कोई यूएन की रेजोल्यूशंस नहीं है, कोई इवन यूएस कांग्रेस की तरफ से कोई अप्रूवल नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से होते ये वॉर इन इटसेल्फ एक इलीगल वॉर है और इसको हर जगह पे कंडेम किया गया है। लेकिन इसको अगर आप देखें तो इंडिया की तरफ से कंडेम नहीं किया गया। और ये वो सिलसिले हैं जिसकी वजह से मेरे ख्याल में एक तो अभी बड़ा ये वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है कि जो चाइना भी जैसे कहता है और रशिया भी कहता है कि एक रूल बेस्ड ऑर्डर के तहत चीज़ों को देखना चाहिए, ना कि इसमें एक्सेप्शनलिज्म लाना चाहिए सुपर पावर्स के हवाले से। और यही वो चीज़ है जो कि ईरान इस वक्त डिमांड कर रहा है ब्रिक्स से, क्योंकि अभी मल्टीपोलैरिटी में जो ब्रिक्स भी है एज एन ऑर्गेनाइजेशन भी एक पोल की तरह आ रही है और उस पोल को ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो इससे मेरे ख्याल में तो इंडिया के लिए एक फर्दर, अगर वो इसको एक्सीड नहीं करते तो इनके लिए फर्दर आइसोलेशन होगी इसके अंदर कि वो इसको किस तरीके से डील करते हैं। लेकिन ये वाकई उनके लिए एक डिप्लोमेटिक डिजास्टर है विच इज़ कमिंग अप इन द फोर फ्रंट। बिल्कुल ठीक। सर ये भी थोड़ा सा फरमा दें कि अब्बास अरागची साहब जो हैं उन्होंने यूएई को भी एक्यूज़ किया है डायरेक्ट अटैक्स। उन्होंने कहा है कि यूएई ने भी किए हैं। ये भी बड़ी मीडिया के ऊपर बात अभी ज़ोर पकड़ रही है कि एविडेंस मिल गया है। कुछ केएसए की भी बात हो रही है लेकिन यूएई की ज़्यादा हो रही है। इसको कैसे देखते हैं आप? ये इस टाइम पे कितना क्रिटिकल है इनका ये बयान, या कितनी जस्टिफिकेशन लेने की कोशिश करेंगे ऑफ देयर अटैक्स ऑन यूएई, क्योंकि उसके ऊपर ईरान काफ़ी कंडेम भी हुआ और जाहिर है जीसीसी कंट्रीज़ एंड पाकिस्तान ने भी ये बयान दिया कि ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि बरादर मुस्लिम ममालिक हैं, जबकि ईरान का मौक़िफ़ आप मेरे से बेहतर जानते हैं। उन्होंने कहा इन्होंने बेसिस दिए हुए हैं, दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व, उन बेसिस को फ़ंड भी ये खुद करते हैं और अटैक्स भी वहाँ से होते हैं। तो इट्स अ डायरेक्ट थ्रेट एंड अपनी डायरेक्ट इंगेजमेंट है इन सारे मुल्कों की विद अमेरिका ऑन ईरान। तो सर कैसे देखते हैं स्टेटमेंट को? इसको अगर आप थोड़ा सा लिंकअप करें मेरे ख्याल में तो जैसे बीच में कुछ खबरें आई हैं कि जी ड्यूरिंग दिस वॉर प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू है उन्होंने एक सीक्रेट विजिट किया है यूएई का, एंड द यूएई डिनाइड इट। जी, यूएई डिनाइड इट, लेकिन जो इजरायली ज़राए हैं उनकी तरफ से डिनाइल नहीं हुआ, बल्कि उसको उन्होंने तो क्लेम कर दिया। जी खबर, जी बिल्कुल। तो उस हवाले से ये तो बिल्कुल सामने की बात है कि इजराइल के हक में ये बिल्कुल नहीं जाता है कि ये जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट है ये किसी रेजोल्यूशन की तरफ जाए। जी, तो उस हवाले से उनके पास जो सबसे बेहतर प्लेस है जहां से इसको इग्नाइट कर सकते हैं वो ज़ाहिर यूएई है। जी, तो मेरे ख्याल में यूएई की तरफ से जो लेटेस्ट कुछ किया गया, कुछ ऐसी चीज़ें वो सारी इसी जुमरे में आती हैं कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट को रीइग्नाइट करना चाहते हैं। और उसके अंदर अभी जो तकरीबन जो माहिरीन का ख्याल ये है कि शायद ये चाइना के दौरे के बाद फाइनल कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। जी, तो शायद उसके अंदर ये उस चीज़ को उस प्रोसेस को डिले करने के लिए ये सिलसिला किया गया। तो मेरे ख्याल में तो ये एक बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट है जो कि लाने की कोशिश की जा रही है एट द बिहेस्ट ऑफ मे बी इजराइल। बिल्कुल ठीक। रज़ा बशीर साहब आपकी तरफ आऊँगा, ये फरमाइएगा कि आप इजराइल के रोल को कैसे देखते हैं? अभी पॉइंट आउट किया, जी अभी पॉइंट आउट किया सईद साहब ने कि इसका रोल बड़ा नेगेटिव है और पीस की तरफ जाना ये सैबोटाज करेंगे इजराइलीज़। तो आप कैसे देखते हैं इसके रोल को और आपको क्या लगता है कि इसको कैसे काउंटर किया जा सकता है? क्योंकि
तमाम ही दुनिया के ममालिक, चाहे चीन हो, रशिया हो, पाकिस्तान की तो एफर्ट्स पूरी दुनिया के आगे हैं। एवरीबडी वांट्स पीस, और क्योंकि निज़ाम भी नहीं चल रहा है, इकोनॉमिकली रिलेटेड है ये सारी की सारी जो एक्टिविटी है या ये जो थिएटर है, इसमें सबसे ज़्यादा मसला जो है वो तेल की तरसील का है। और अगर तेल नहीं है या महंगा तेल है तो फिर आपको पता है अवाम भी मुश्किल में है, इंडस्ट्री भी मुश्किल में है। तो इज़राइल के तो अपने ही अहदाफ हैं, आप कैसे देखते हैं सारी सिचुएशन को विज़ावी इज़राइल? जी, जहाँ तक इजरायलियों का सवाल है जी जब से इन्होंने, आप पहले देखें, गजा में कत्लेआम किया जी और उसके बाद जहाँ जहाँ उनका बस चला, जी और जाहिर है एक मुस्तकिल हदफ तो ईरान ही था। अब उसमें जो हमें तारीखी तौर पे भी नज़र आता है कि इजरायलियों को जब ये महसूस होता है कि जी हमारा सर्वाइवल ख़तरे में है, जी उस वक्त फिर वो अमेरिका की भी नहीं सुनते। और ये भी जहन में रखने वाली बात है कि वहाँ पे जो लॉबी का इन्फ्लुएंस है जी और जिस तरीके से ये काम करते हैं कल्टीवेशन का, वहाँ पे बंदा काउंटी लेवल पे जब होता है पॉलिटिशियन, जी उसको कल्टीवेट किया जाता है, उसको मुख्तलिफ तरीके से जो है ना उसके साथ ताल्लुकात उस्तवार किए जाते हैं, उसको इनाम भी दिया जाता है, उसकी कमज़ोरियों को अपने पास रखा भी जाता है और उनका फ़ायदा भी उठाया जाता है। ज़ाहिर है पुराने सीजन लोग हैं, कई सदियों से इस गेम में हैं, लेकिन एक चीज़ ओवरकिल भी होती है। जी आप देखें ना, इनका जो सारा दारोमदार था एक मजलूमियत का इमेज, हॉलोकॉस्ट एंड यू नो द वे वी टारगेटेड एंड ऑल दैट। और ये भी है कि कोई अक्रॉस द बोर्ड कंसेंसस भी नहीं है। कोई इजरायली, मतलब ये नहीं कि जितने यहूदी हैं वो एक दीवानगी उन पे तारी है कि हमने ज़रूरी तबाह करना है मिडल ईस्ट को भी और ईरान को भी। लेकिन ये अब जो प्रेशर है नेतन्याहू की तरफ से, और उसमें फिर ये भी है कि क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट वाला भी एंगल है। जी अमेरिका में है ऐसे लोग, कोई आर्मागेडन की तैयारी कर रहे हैं, इवेंजेलिकल्स। जी जी जी, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कहा जी कि साइरस द ग्रेट के बाद जो सबसे बड़ा दोस्त है यहूदियों का वो डोनाल्ड ट्रंप है। जी इस तरह की कई बातें तो बड़ी अट्रैक्टिव लगती हैं। जी अब बात ये होता है कि हाउ डज इट प्ले आउट। तो मेरे ख्याल में इन्होंने अपने आप को जो है ना को बहुत बड़ा हवा बना के पेश किया हुआ है। मैं रिस्पेक्टफुली इसके साथ एग्री नहीं करता। ठीक है। एक है ना कि हमारे ज़हन में ये बात बिठाई गई है और इसमें बड़े लोगों का इसमें हाथ है कि इजरायलियों के पास को बहुत बड़ी कुव्वत है, अमेरिका को भी वो कंट्रोल कर रहे हैं, इल्यूमिनाटी भी उनके तहत है। और ये एक, तो अभी इन्होंने क्या तीर मार लिया, मैं आपसे पूछता हूँ। ये जब से ये था कि जी ईरान भी वहीं खड़ा है, जी जो हमास भी कोई एलिमिनेट नहीं हो गए, बिल्कुल, नफरत इनके खिलाफ और बढ़ गई है। जो लोग इनकी आओ भगत करते थे वो अब इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बिल्कुल। तो पहली तो बात ये है कि ये जो है ना ग्रेटर इसराइल बनेगा और ये है वो है। बाकी यूएई का जहाँ तक सवाल है उनका होगा, आई एम श्योर को कैलकुलस होगा जी लेकिन वो भी शायद इतना अकलमंदाना ना हो। तो एक होता है ना कि व्हेन यू क्रेडिट समबडी विद टू मच पावर एंड इंटेलिजेंस, जिस तरह ये वेस्ट ने इंडिया को किया, उन्होंने अपने आप को तो मीडिया वाइज प्रोजेक्ट भी इसी तरह किया और बड़े डेकेड्स लगाए उन्होंने ये ऑरा ऑफ इनविंसिबिलिटी लोगों को यकीन दिलाने में कि हम बिल्कुल इनविंसिबल हैं। तो वो लोगों के ज़हन में बात बैठी हुई है। शाह फरहान का एक इंटरव्यू आपने देखा होगा पुराना, वो ब्लैक एंड व्हाइट में, जी वो कह रहे जी हर चीज़ को यहूदी कंट्रोल करते हैं और ये वो है। और यहूदियों को एक बात जो ज़हन में रखनी चाहिए ना कि इनका जो सर्वाइवल था उसमें मुसलमानों का बड़ा हाथ था। जी हज़रत उमर ने जब जेरूसलम को टेक ओवर किया तो उन्होंने सबसे पहले इनकी राह खोली, इनको तो निकाल दिया गया था वहाँ से। बिल्कुल। और जितना पिलग्रिमेज की इजाजत दी उन्होंने, कहा सेटल नहीं हो सकते लेकिन पिलग्रिमेज के लिए आ सकते हैं। जी जी जी। फिर उसके बाद देखें ऑटोमन एम्पायर ने इनको कितना बचाया। जी। तो क्रिश्चियन तो, और इवन अमेरिका में भी जो बड़े कट्टर किस्म के क्रिश्चियन हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है ना, आप एक ईसाई को अगर पूछें कि जी यहूदियों का पर्सपेक्टिव क्या है ईसा अलैहिस्सलाम पे, तो सुन के ही वो तैश में आ जाता है। बहरहाल हमारे ये स्कोप नहीं है कि हम इसमें जाएं। तो ये नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा इनके साथ मोहब्बत है लोगों को, बहुत ज्यादा इनके पास। फिर आप देखेंगे जो रिटेलिएशन ईरान ने की, जिनको उन्होंने समझा हुआ था कि ये तो ऐसे ही कोई जो है ना बस बेचारा न 3 में न 13 में, तो उन्होंने ठीक ठाक रिटेलिएट किया, बड़ा इनको नुकसान भी पहुंचाया, अमेरिकी अड्डों को भी नुकसान पहुंचाया, इत्तेहादियों को भी पहुंचाया। तो उसमें ये जो बात है ना जी स्पॉइलर है, ये आ जाएंगे आ जाए, तो फिर ईरानी भी कहते हैं अच्छा जी आ जाएं, जो आपने सांप निकालना निकाल लें, पहले आपने क्या कर लिया। बिल्कुल। तो इसको देखें, एक वो जो हवा होता है ना ताकत का, वो बड़ी काम की चीज होता है। जब वो ताकत डिमिस्टिफाई हो जाती है ना, लाइक हैवी वेट बॉक्सर बड़ा जी इनविंसिबल है, और अगर उसको कोई अंडरडॉग हरा देता है तो वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है अपने अपनी साख को कायम करना।
जी तो मेरे ख्याल में तो ये इनके साथ हुआ है और अब मजीद होगा। देखिए ना, एट द एंड ऑफ द डे अब एक तरफ वो कह रहे हैं फ्राइटनिंगली क्लोज टू न्यूक्लियर वेपन भी है, बिल्कुल फिर वो ये भी कह रहे हैं कि जो इनकी ड्रोन और ये जो लो कॉस्ट जो है ना पोर मैन्स वेपन्स ऑफ एटलीस्ट वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन इफ नॉट मास डिस्ट्रक्शन, जी 20-20 हजार के ड्रोन्स के साथ आप जो है ना तबाही मचा रहे हैं, तो वो भी है। मुल्क भी बहुत बड़ा है, आबादी भी बहुत बड़ी है, कोहेसिव भी है, एक जज्बा भी है और लोग यूनाइटेड भी हैं। जी तो हासिल वसूल कुछ नहीं होगा। जी फिर एक वल्नरेबिलिटी है ना, देखिए ना यूएई ने कभी भी अपने आप को पेश नहीं किया एक अस्करी ताकत के तौर पे। उनका जी है सॉफ्ट पावर, फिर एक जो है ना डेवलपमेंट और एक बड़ा एक अट्रैक्टिव जैसे होती है टैक्स हेवन एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। उसमें ये हरबी मामलात फिट नहीं होते। जी देखा ना, जैसे पाकिस्तान में हमने प्राइस पे किया ना फ्रंट लाइन स्टेट बनने की, बिल्कुल जी तो एक वक्त थी वी वर द डार्लिंग ऑफ द वेस्ट। यस लेकिन उसके साथ साथ जब हम टूरिज्म प्रमोशन की बात करते थे, लोग कहते थे कि जी वहां तो बॉम्ब पड़ रहे हैं, हम क्या करने चाहिए। तो हर चीज की एक कॉस्ट होती है। जी मेरा नहीं ख्याल, और यूएई वाले हमारे भाई हैं, उनको प्लीज अंडर एस्टिमेट ना किया जाए। बड़े जी सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, पढ़े जी लिखे लोग हैं, जी दे नो द गेम। और उनको जो है ना हमें बिल्कुल मलाइन नहीं करना चाहिए। वी शुड ट्राई टू कंटिन्यू टू मेंड फ्रेंड्स विद देम। बिल्कुल लेकिन उनको मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंटरेस्ट है कि जी इसके बेहस पे डोवल चला गया और उधर से जी वो नेतन्याहू आ गया, अच्छा जी मिल के तो भाई कर ले फिर। अगर आपके पास इतनी ताकत है, हासिल वसूल कुछ नहीं होगा ना। बिल्कुल अब ना ये हुर्मुज भी बंद रहेगी, मजीद तबाही होगी, खुदा न खास्ता। जी आप ये देखें कि गॉड फॉरबिड अगर कोई न्यूक्लियर यूज हो जाता है छोटे लेवल का, जी तो वो सारी ताबकारी जो है वो फ्लोरिडा नहीं जानी, वो बिल्कुल जीसीसी में जाएगी और इसराइल में जाएगी। जी ऐसा ही है ठीक है ना, वो ये कोई मजाक नहीं है कि आपने जनाब कभी आप वो न्यूक्लियर स्टेशन को टारगेट कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। जी वो बड़ी किसी के सीरियस डोमेन है इंटरेस्ट जी में, बिल्कुल जी जी, और किसी के इंटरेस्ट में नहीं है। बाकी एग्जैक्टली देखिए, हमने देखा है कि जब अमेरिका तुला होता है, जी जब इराक पे उन्होंने हमला करना था, उन्होंने किसी की नहीं सुनी। किसी की भी नहीं सुनी जर्मनी वमनी वो बेचारे, मतलब है कि दे क्राइड देमसेल्व्स होर्स। उन्होंने कहा नहीं नहीं हमने जाने जाना है। बिल्कुल और कोई भी हमला करने से पहले वो आशीर्वाद नहीं लेते किसी का। जी इसी तरह इसराइलियों ने भी जो एटमी तंसीबात तबाह की हैं, सीरिया की, इराक की, वो किसी का अप्रूवल नहीं लेती। अप्रूवल नहीं तो लेते मेरी ये बिल्कुल अर्ज है कि अगर इनके पास प्रॉविस है या होती, जी ये यहाँ पे ना रोकते। ये जो बिल्कुल पॉज है ना, जैसे वो बॉक्सिंग में भी राउंड्स के दरमियान में एक पॉज होती है बिल्कुल कि चलें जी वो नाक वाक साफ कर लें, इंस्ट्रक्शंस भी ये वो मिलती वाला। हैं जी हाँ बिल्कुल आपको थोड़ा जी सा जी जी बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया बिल्कुल सर बिल्कुल और आपने दुरुस्त तरफ इशारा किया पाकिस्तान ने ऑफिशियली भी ये बयान दिया है कि द टाइज विद यूएई आर एब्सोल्युटली फाइन। ये तलाल चौधरी साहब का बिल्कुल बयान भी बिल्कुल आया है बड़ा मेजर किस्म का। मैं सईद साहब आपकी तरफ आऊँगा, लास्ट क्वेश्चन आपसे एंड देन वी विल रैप अप। ये फरमाइएगा कि बिल्कुल इसराइल का भी जिक्र हुआ, हिंदुस्तान का, अफ़गानिस्तान का, हमें पता है इंडिया जो है उसकी प्रॉक्सी बना हुआ है अफ़गानिस्तान एंड यू नो देयर इज़ आल्सो एन इज़राइली फुटप्रिंट बिहाइंड भारत एंड अफ़गानिस्तान। ये एक इंडो इज़राइल अफ़गानिस्तान नेक्सस बनता हुआ नज़र आ रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान। आप इसको कैसे देखते हैं? और ये जो एक अभी रिसेंटली 3 खुदकुश हमले या टेरर अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान में मुख्तलिफ, इनके ऊपर बड़े सख्त बयान डिफेंस मिनिस्टर ने भी दिए, ख्वाजा आसिफ साहब ने। तो इसके हवाले से आप कैसे देखते हैं इन मुल्कों का रोल और पाकिस्तान कहाँ जा रहा है, इस पे ज़रा कमेंट कर दें। जी, इसको हम अगर 2-3 लेयर्स में देखें तो मेरे ख्याल में जो टॉप लेयर बनती है वो तो ग्लोबल रीसेटिंग जो हो रही है, उसके अंदर अगर हम देखें कि जो मल्टीपोलैरिटी के अंदर जो रीजन के अंदर जो मिडिल पावर का राइज हो रहा है, उसमें जाहिर बात है पाकिस्तान एक बड़े अच्छे तरीके से अपनी पॉलिसीज को लेके चल रहा है। जी और उस सेटलमेंट के अंदर जाहिर बात है कि जो सबसे बड़ा जो डिविडेंड होता है वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है और उसके हिसाब से गेन्स होते हैं जो जी आपको एविडेंटली जो नजर आते हैं। तो उस हवाले से हम देखें तो जो हमारा जो मैरीटाइम सेक्टर है, जिसमें गवादर पोर्ट है, जिसमें कनेक्टिविटी टू दी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है, ईरान के साथ है और चाइना के साथ है, जी तो उसके प्रोस्पेक्ट्स जैसे जैसे बढ़ रहे हैं और हमने 6 कॉरिडोर्स भी ईरान के साथ ओपन कर लिए हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें बढ़ना शुरू हुई, तो उसकी एक
जो है उसका एक फ्लैशबैक तो होगा, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक उसका जो है थोड़ा सा राइज जो हमें नजर आता है, ये उसका एक फ्लैशबैक है। उसमें जाहिर बात है जो हमारा ईस्टर्न फ्रंट है वो टेररिज्म को एज ए प्रॉक्सी के तौर पे यूज कर रहा है, जी और जो नॉर्थ में हमारे अफगानिस्तान है वो उनके साथ उनका कुछ कोल्यूजन चल रहा है। तो ये एक जो लोकल और रीजनल जो प्ले है वो ये वाला है। तो इवेंचुअली इस चीज को डिफीट करने के लिए जाहिर बात है कि पाकिस्तान की एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी बैलेंसिंग है जो अभी चल रही है, उसके बाद फिर रीजनल लेवल के ऊपर भी इस चीज को सॉर्ट आउट करने की बड़ी जरूरत होगी। अभी तो मिलिटरली ऑफ कोर्स हम लोग एज ए हार्ड स्टेट वी आर डीलिंग इट विद इट इन अफगानिस्तान आल्सो, जी ताकि उसके रूट कॉज को भी हम देखें। जी लेकिन इसके बाद जो लोकल स्टेबिलिटी है वो जैसे जैसे बेहतर होती जाएगी तो ये चीजें ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट होती जाएंगी। जी बिल्कुल ठीक सर, आपका पॉइंट आ गया। दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, उम्मीद कर आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।